तो हमने इसके पहले सेशन में पढ़ा था कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में सेल में, और हमने कुछ साइंटिस्ट के नाम जाने थे कि किसने क्या डिस्कवरी करी है, कुछ ऐसा। अभी हम आज जो कंटिन्यू करेंगे वो होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस आ गए, और आफ्टर डिफरेंसेस हम उसमें आगे सेल वॉल पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या आता है। इसमें डिफरेंस आता है सेल वॉल का। प्लांट सेल में सेल वॉल है, मगर एनिमल सेल में कहीं भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में है और प्लांट सेल में भी है। ठीक है, न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। लेकिन एक चीज़ और डिफरेंस में आ गई, क्या, वैक्यूल। एनिमल सेल में वैक्यूल या तो अब्सेंट होता है या हाईली डिमिनिश्ड होता है। इन केस अगर वो है भी ना, तो इतना ज़्यादा डिमिनिश्ड होगा कि वो हमें पता नहीं लग पाएगा कि किसी सेल में वो प्रेजेंट भी है या बहुत छोटा सा है। देखो यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट है ना, तो ये बहुत छोटा सा है। लेकिन प्लांट सेल में क्या है, इट ऑक्यूपाइज 90% स्पेस इन द प्लांट सेल, कि वैक्यूल का वहाँ फंक्शन आ जाता है स्टोरेज का। ठीक है, और 90% स्पेस उसने प्लांट सेल की ले रखी होती है ऑलरेडी। अब है देखो सेल वॉल। सेल वॉल आखिर क्या है, कैसे बनी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सेल वॉल पहली चीज़ तो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। अब सेल वॉल है तो वॉल हमेशा कहाँ होती है, बाहर की साइड पे प्रेजेंट होती ना। तो ये क्या है, एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट है जो कि स्पेसिफिकली डिजाइंड है। भाई हमने क्या पढ़ा था, हर एक सेल का अपना फंक्शन होता है, ये यूनिक होता है, हर एक का फंक्शन अलग अलग होता है। तो वैसे ही जो सेल वॉल है, इसका स्ट्रक्चर का क्या है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी देगा। ठीक है, तो देखो सेल वॉल भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल का मतलब हो गया वो वॉल जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है ना, न्यूली सिंथेसाइज मतलब अभी अभी बनी है। और सेकेंडरी वॉल जो ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, तो सेकेंडरी वॉल क्या हो गया, जो पहले से बन चुकी है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ प्रेजेंट है, मिडल लैमेला। ठीक है, मिडल लैमेला क्या है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हैं। तो एनिमल प्लांट सेल में क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है। अब यहाँ हमें देखना है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल है, ये आखिर बना किससे है। ठीक है, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। प्लांट सेल वॉल क्या है, ये कंपोज्ड है किसकी, सेल्यूलोज की। ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो भाई देखो कोई भी चीज़ हमने पढ़ी, जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी को अगर वी डिवाइड इन मेनी पार्ट तो क्या होगा, जो सबसे छोटा पार्ट निकलेगा वो सेल है। ऐसे ही अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मैटर है, कुछ भी है, उसको अगर हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका भी तो एक कोई स्मॉलेस्ट यूनिट आएगा ना। वैसे ही क्या हो गया कि सेल्यूलोज का एक जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ये है। ठीक, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब बहुत सारे ऐसे यूनिट जुड़ते जाएंगे, जैसे ह्यूमन बॉडी में था, बहुत सारे सेल जुड़ते चले गए और उन्होंने टिश्यू बना लिया, फिर ह्यूमन बॉडी बन गई धीमे धीमे। ऐसे यहाँ क्या है, बहुत सारे यूनिट बन के इन्होंने सेल्यूलोज का फाइबर बना दिया। अब यही सेल्यूलोज क्या करेगा, सेल वॉल की सिंथेसिस कर लेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस क्या है। भाई अब ये तो नया वर्ड हो गया, क्या हमें ये देखने में टफ लग रहा है, हाँ, लेकिन है नहीं। क्यों, क्योंकि ये आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो लास्ट सेशन में। कहाँ पढ़ा है, क्या हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा था, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या था कि आपका जो सेल था, सेल आपका हाइपरटोनिक कंडीशन में था, कि यहाँ पर सेल के अंदर जो था ना वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा था, कम था। अब भाई जब इसका कम था तो क्या हो रहा था कि अंदर से बाहर वाटर का फ्लो हो रहा था, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सेल क्या कर रहा था, श्रिंक कर रहा था। तो बस यही आपका प्लाज्मोलिसिस है। क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन
और श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म क्या था भाई, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम एक साथ जब पढ़ रहे थे। तो ये हो कहाँ रहा है, प्लांट सेल में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इन द सेल, कि जो सेल था उसने वाटर को बाहर लूज कर दिया, है ना। देखो नॉर्मल सेल था, आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या था भाई, इधर का कंसंट्रेशन और इधर का कंसंट्रेशन हमारा बराबर था, है ना। तो कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा था वाटर का, ना तो वाटर अंदर जा रहा था ना ही वाटर बाहर जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा कि सारा का सारा वाटर अंदर से बाहर की तरफ चला आएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मोलिसिस इस कंडीशन को हम कहते हैं, और वो सेल जो श्रिंक हुआ है उस सेल को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। बस इतनी सी कहानी है प्लाज्मोलिसिस की। अब भाई हम न्यूक्लियस देखेंगे। न्यूक्लियस, अरे बट यहाँ तो ब्रेन बना है। उसने कहा हाँ हाँ मैं ही हूँ। नहीं, हम ब्रेन नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, हमें तो न्यूक्लियस पढ़ना है। लेकिन किसी भी सेल का ब्रेन कौन होता है, न्यूक्लियस ही होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक ब्रेन बना रखा है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस है तो भाई उसके ऊपर भी तो कोई मेम्ब्रेन होगी, है ना। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, ये डबल लेयर है। पहली चीज़ देख लो आप, यहाँ पे आपको डबल लेयर दिख रही होगी, एक ये अंदर एक ये बाहर, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर पोर्स आर टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर आपको पोर भी दिख रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी सी जगह है ना। अच्छा ये क्यों है, इसका भी फंक्शन है, ऐसे ही तो नहीं है ना। देखो कोई भी एक्सचेंज होना है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ बना, हमें उसको ट्रांसपोर्ट कराना है बाहर। कोई भी चीज़ बाहर बनी, हमें उसको न्यूक्लियस के अंदर ले जाना है, तो भाई हमें रास्ता तो चाहिए होगा ना जाने का। अगर ये मेम्ब्रेन पूरी होती तो क्या न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें सिंथेसाइज हो रही हैं वो बाहर आ पाती, नहीं। या जो चीज़ बाहर सिंथेसाइज हो रही है और हमें ज़रूरत है कि हम उसको अंदर लेके जाएं, तो क्या वो हो पाता, नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियर पोर भी दिया हुआ है। अब अच्छा न्यूक्लियस के अंदर है क्या, न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये हमारे अंदर है, इसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं। ये वो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। भाई हमारे फादर में, मदर में क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो इन दोनों से ट्रांसफ़र होकर आगे चाइल्ड में आ रहा है। तभी तो जो चाइल्ड का फेस रिजेम्बलेंस होता है वो फादर या मदर से कुछ कुछ मैच करता हुआ होता है, ठीक है। अब डीएनए के अंदर क्या है भाई, डीएनए तो काफ़ी बड़ा सा मॉलिक्यूल है ना, हमने ऐसे कहीं देखा है डीएनए, है ना। तो डीएनए क्या है भाई, 2.2 मीटर लंबा होता है और कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन अब भाई इसमें भी तो कोई एक फंक्शनल सेगमेंट होगा, जैसे हमारी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट हो गई सेल, तो डीएनए में भी स्मॉलेस्ट होगा, उसको हम कहते हैं जीन। ये जीन ही फंक्शन कर रहा है, ये जीन बताएगा कि हमारा हेयर कलर कैसा होगा, हमारा आई कलर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखो आपको एक न्यूक्लियस का फोटो दिख रहा होगा। यहाँ देखो क्या है, पहली चीज़ तो आपको मेम्ब्रेन दिख गई, यहाँ पर आपको पोर प्रेजेंट दिख रहे होंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में। देखो यहाँ पर एक चीज़ प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के अंदर ही डीएनए है। यहाँ बहुत सारा क्रोमैटिन प्रेजेंट है। क्रोमैटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल भी होता है, ठीक। न्यूक्लियोलस क्या है, यहाँ पर हमारा कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक। आगे देखेंगे अब भाई न्यूक्लियस का रोल क्या है। नहीं मूवी रोल नहीं, हमें न्यूक्लियस का रोल जानना है, ठीक है। तो उसका है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। अब सेल्यूलर रिप्रोडक्शन क्या है भाई, एक सेल से दो सेल का बनना, ये सेल्यूलर रिप्रोडक्शन हो गया कि एक सेल डिवाइड हो गया और उसने आगे जाके दो सेल बना लिए। और क्या है, इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी, यानी वो सेल की ग्रोथ कराएगा, सेल के अंदर जो भी डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन होना है वो भी कराएगा। कैरीज द जीन स्ट्रक्चर दैट कंटेन द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, कि ये वो मॉलिक्यूल को भी कंटेन करता है
जिसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है या जीन प्रेजेंट है हमारा। एक अब भाई देखो एब्सेंट, हाँ भाई ये वही एब्सेंट है जो आप लोग क्लास में कर रहे हो, ठीक है। तो इन सेशन में एब्सेंट नहीं होना है, अदरवाइज आपको आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे है क्या, प्रेजेंट है भाई, ये गुड स्टूडेंट है जो सारे ही सेशंस को ध्यान से देखता है, प्रेजेंट रहता है, और एट द एंड इससे मिलता है एक सरप्राइज। तो उस सरप्राइज के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा ना। तब और जो एब्सेंट है, क्या उन्हें मिलेगा वो सरप्राइज? नहीं। तो हम देखेंगे कि एट द एंड हमें क्या मिलने वाला है इस चैप्टर के, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, लाइक बैक्टीरिया, न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो भाई यहाँ आपके अब्सेंस की बात हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ अब्सेंट है, वो क्या है? वो है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। देखो क्या होता है कि बैक्टीरिया हमारा जो होता है इसमें हम न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर की जो मेम्ब्रेन है ये भी नहीं होती है, इसलिए इसका डीएनए जो होता है, इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसा ही पड़ा रहता है कहीं पे भी, ठीक है। तो उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसके अंदर वो प्रेजेंट है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होता है कि हाँ ये सर्कल में ही होगा या ये सेल है जैसे ना तो यहीं पे न्यूक्लियोइड हो, ऐसा स्पेसिफिक यहाँ पर नहीं बताया गया होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी उसके होने ना होने से क्या फ़र्क है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी, इस बेसिस पे हमारे सेल्स दो पार्ट में डिवाइड हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। हमने क्या कहा था पिछले सेशन में कि भाई जो बायो के वर्ड होते हैं ना, हमें उसको तोड़ के पढ़ना है। हम जब भी तोड़ के पढ़ेंगे हमें इजीली चीज़ें समझ में आएंगी। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जो पहले आ चुके हैं, ठीक। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें क्या है, प्रोकैरियोट्स आर दोज दैट लैक्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि देखो भाई इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट नहीं है और इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसा ही प्रेजेंट है पूरे सेल में। आप इसमें एग्जैक्ट देख पा रहे होगे, है ना। और उसमें यूकैरियोट क्या है, यू मतलब ट्रू, हाँ भाई सही बात है। कैरियन न्यूक्लियस, तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो न्यूक्लियस के ऊपर है, ठीक, और इसका जेनेटिक मटेरियल एक स्पेसिफिक जगह प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये हो गए हमारे पतलू जी और ये हो गए हमारे मोटू जी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पतलू में क्या है, प्रोकैरियोट सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है कि पतलू जो है वो प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोकैरियोट कैसा होता है भाई, उसके अंदर वो पतला है तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि भाई यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस आ गया। प्रोकैरियोट मैंने बताया प्रिमिटिव टाइप है, तो यहाँ पर देखो कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या इसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर है, नहीं है। इसमें क्या है, देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यहाँ पर वेल डिफाइंड है नहीं, कहीं पे भी किच 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 ऐसे पड़ा हुआ है। इसमें देखो क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्रोमैटिन है, डीएनए है, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या यूकैरियोट सेल में कहीं पे भी सेल वॉल है? नहीं, सेल वॉल नहीं है। इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, क्या यहाँ पे है? नहीं है, ठीक। और जो फ्लैजिलाए पिलाई हैं ये क्या यहाँ पर है? नहीं है। यहाँ पर क्यों है? क्योंकि भाई इनको मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन यूकैरियोट सेल को ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आगे देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स अप द सेल। हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि न्यूक्लियस को हटा दो अगर, तो न्यूक्लियस के बाहर की जितनी भी जगह है ये सारी है ना, ये क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि इन्होंने न्यूक्लियस को हाईलाइट नहीं कर रखा है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस रीजन को हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। अब ये होता कैसे, देखो ये रियल एक सेल है,
यहाँ जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये न्यूक्लियस हो गया, और ये स्ट्रक्चर क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये कैसा है, फ्लूइड लाइक है। अब जैसे समझ लो कि यहाँ हमारा कह सकते हैं, एग्जाम्पल ले लो, कोई दो चीज़ें हैं, ढोलू और मोलू है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको जाना है इससे मिलने, है ना, सेल के अंदर। तो क्या ये ऐसे ही चल पाएगा, नहीं, इसके तो हाथ पैर नहीं है ना, ये मूव ही नहीं कर सकता। तो इसको मूव कराने के लिए हमारा यहाँ पर फ्लूइड का प्रेजेंट होना ज़रूरी। अब फ्लूइड होगा क्या, सॉरी, फ्लूइड होगा हमारा, वाटर होगा, सॉल्ट्स होंगे और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, ठीक। इस पे इतनी डिटेल पे आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वायरस क्या है। अब वायरस, पहली चीज़ तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक। मेम्ब्रेन क्या है, लैक्स मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन, इसकी वजह से ये लिविंग नहीं होते हैं। ये अनटिल एंड अनलेस किसी होस्ट के अंदर ना जाएं, ठीक, तब तक ये एक्टिव नहीं होंगे। तो क्या है, वायरसेस लैक मेम्ब्रेन, ये क्या है, एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो हमें इन्फेक्शन करेंगे। रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि जैसे हमारा क्या था, कोरोना वायरस था, रिसेंटली हमने देखा, और जो भी डिजीज थी क्या था, ये ऐसे एक्टिव नहीं है, मतलब ये कहीं पे भी एक्टिव नहीं है ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस क्या है, व्हेन इट एंटर्स इन आवर बॉडी ना, ह्यूमन बॉडी में आया, हम तो लिविंग है ना, जैसे ही ये लिविंग सेल के अंदर आया, ये केपेबल हो गया, ये एक्टिव हो गया, यानी ये अब लिविंग हो गया, है ना। अब जब ये लिविंग हो गया तो क्या है, ये अपना जो भी इसका इन्फेक्शियस नेचर है वो हमारे अंदर दिखाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, देखो यहाँ एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, टोबैको मोज़ैक वायरस है, एडिनो वायरस है, और इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक। ये आपके सिर्फ वायरसेस के एग्जाम्पल हैं जो आप चाहो तो लर्न रखो, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सेशन समझ आया होगा। कोशिश रही है कि स्लाइड्स अच्छी हों, समझ में आया हो। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और इस सेशन को लाइक करना ना भूलें। थैंकिंग यू। और अभी हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा उसमें हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली क्या है, और आगे हम सेल ऑर्गेनेली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी हैं आगे वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।